तो बच्चों आज हम एक नए चैप्टर के साथ में आ गए हैं फिर से वापस आपके लिए, और उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसको पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आज आपको बिल्कुल क्लियरली पता हो जाएगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से मेथड लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का मतलब है उसकी वैल्यूज, वहां पे आपको जो x की वैल्यूज मिलने वाली हैं वो कौन कौन तरीकों से निकाला जा सकता है, और उसको हमें ध्यान देना होगा उस पे। अभी हम मेथड बात करेंगे, सीधे सीधे हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग रूट्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्या होते हैं। उसके अंदर एक टर्म आप पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बेटा फिर आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नई ताकत के साथ में एक नए चैप्टर शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, तो अगर हम लोग बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पिछले लेक्चर्स में हमने पॉलिनोमियल डिफाइन किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल के जो डिग्रीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की जाती है। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सी बात आ गई है। अगर क्लियरली आप यहां पे लिखा हुआ दिख रहा हो आपको, तो देख लीजिएगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, और यहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है अगर वो 2 है तो इसका मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैंने आपको बता रखा था इक्वेशन की डेफिनेशन में कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में अगर किसी एक्सप्रेशन में आप इक्वल टू का साइन लगा दें और उसको किसी 0 के बराबर रख देते हैं या किसी कांस्टेंट के बराबर रख दीजिए, तो जो पॉलिनोमियल जिसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे थे वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू लगा करके 0 के बराबर अगर रख दिया जाए तो इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अब आपको कहना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन आ गया। तो सिंपल सी बात आ जाती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम लोग इक्वल टू 0 के बराबर लगा दें तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट। तो सिंपली मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि अगर कोई एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है तो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे क्वाड्रेटिक ये तब तक बना रहेगा जब तक कि आप a की वैल्यू यहां पे 0 के अलावा कोई और वैल्यू रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप a की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहां पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने a की वैल्यू 0 रख दी तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म नहीं रह जाएगा, तो ये हो जाएगा bx प्लस c, और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन अगर b की वैल्यू आप 0 रखते हो तो ये हो जाएगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है। अगर आप c की वैल्यू 0 रख देते हो तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक होगा। तो सिंपली कहने का मतलब है कि यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 0 बट b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 आप रख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे पहला जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाने वाला है वो ये पूछा जाने वाला है कि आपको पता करना है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सिंपल बात है कि जस्ट यू सॉल्व दिस और उसको लेफ्ट और राइट सब सॉल्व करके सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लेंगे। अगर उसमें, सुनिएगा ध्यान से, अगर उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म बाकी रह गया तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर का टर्म अगर नहीं रह गया वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लेट दिस क्वेश्चन x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। नाउ चेक इट कि ये एक क्वाड्रेटिक है कि या नहीं है। यहां पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि दिस इज द फार्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। क्या किया मैंने? इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया है और यहां पे इस 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। आइए भाई जरा सॉल्व कर लीजिए, सबको एक तरफ ट्रांसफर करिए, कोई उधर नहीं रहेगा, आज सब इधर रहेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x से ये 2x कट गया क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है और एक पॉजिटिव आ रहा है। 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। और मेरे पास अब जो टर्म बचा हुआ है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि किसकी वैल्यू 0 हो गई है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया गया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे ये वाला टर्म मिसिंग है, इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, इसलिए वो पार्ट नहीं आया। इसके नहीं रहने से या इसके रहने से क्वाड्रेटिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। तो अगर आप देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, बोलें इसका काम खत्म, इसका काम तमाम कर दिया आपने। बिल्कुल ठीक है, चेक कर लीजिए, कहीं डाउट है कहीं दिक्कत है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियरली मैंने यहाँ पे बता दिया अब आपको। चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है, ये मैंने सॉल्व किया है, आप देख लीजिए समझ लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी स्पेस में सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। सब को इधर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पहले x वाले टर्म को सॉल्व करके x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को जो इधर से इधर ला रहे हैं उनको ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। ठीक है, बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, माइनस 3x और 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और आपको पता चल गया है यहाँ पे, अगर आप इसको ओरिजिनल यानी जनरल इक्वेशन जो आपने क्वाड्रेटिक की पढ़ी थी, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको मिल गया कि a की वैल्यू यहाँ 0 हो चुकी है,
ए वाला टर्म गायब है, ए एक्सिस वाला टर्म गायब है, और जैसे ही ए की वैल्यू 0 होती है वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाता। या यूं कह दें इसके अंदर कोई एक ऐसा टर्म नहीं है जिसकी डिग्री 2 हो, जब डिग्री 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आइए। अब हम लोग बात करते हैं कि रूट्स क्या है। तो रूट्स के बारे में सिंपली आप समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज x की, और 2 वैल्यूज होंगी, इन वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे रूट्स। ठीक है, अब रूट्स क्या है? अगर हम रूट x की वो वैल्यू होती है, अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, क्या हो जाएगा? ये झूला नहीं झूलेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो भैया झूला झूला मतलब कम ज्यादा नहीं होने वाला। या क्या होगा? x की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे, किसको? जो रूट है, कोई भी x नहीं, जिस x को आप रूट कहना चाहते हैं उसकी एक यही शर्त है कि वो x जैसे ही इस इक्वेशन के अंदर पहुंचेगा फौरन उस इक्वेशन को वो इज इक्वल टू 0 कर देगा, और दोनों की तरफ लेफ्ट और राइट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है x जो है वो इसका सोल्यूशन होगा। तो यहां पे लिखा गया द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x फॉर विच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। यानी लेफ्ट और राइट दोनों अगर बैलेंस आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चीज थी कैलकुलेट करने के लिए, आपको मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में नए सिलेबस से पहले 3 मेथड थे। एक तो था कि उसको आप फैक्टराइज करें, दूसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, और तीसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब सवाल सुनिएगा, सवाल यह है, बच्चों को यहां तो हटा दिया गया, लेकिन इन्हीं आप ही लोगों में से कोई ना कोई 11th या 12th में, जो भी 11th में जब जाएगा तो मैथ्स लेगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप क्लास 12th में पहुंचेंगे तो क्लास 12th में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर का या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। सीबीएसई ने क्यों हटाया मुझे नहीं पता है, लेकिन 11th-12th में पढ़ाने के नाते मुझको पता है कि ये चीज़ कहाँ पे काम आने वाली है। तो सीबीएसई का ज्ञान अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा ज्ञान ये ले लीजिए कि इसको सीख लीजिएगा, ये काम आएगा आगे। बात समझ लीजिए, ये काम आएगा आगे, इसलिए हम इसको सिखा देंगे। मैंने बड़ा सा इस पे एक सितारा बना दिया, स्टार चमक रहा है। चमक इसलिए रहा है क्योंकि ये आपके सिलेबस में, खुश हो जाइए, सिलेबस में नहीं है, लेकिन खुश होने के बाद मैं बता दे रहा हूं इसका काम आगे आएगा, इसलिए खुश मत होइएगा। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर काम कहाँ कहाँ है मैं बता दे रहा हूं, वरना लोग कहेंगे अरे यार ये कैसी बातें कर रहा है। जब आप सर्किल की इक्वेशन को फॉर्म करते हैं क्लास 11th में, यही टीचर परेशान होता है बच्चों को बताने के लिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पे जब भी आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसको सर्किल की इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी है 25 है कुछ, या मान लेते हैं c, जो भी है, जब भी ये बनाने की बात आएगी फौरन कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात बताइए भाई। आप लोग बताइए काम आएगा नहीं आएगा? तो भैया ये जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसका काम है। क्लास 12th में जब आप आगे जाएंगे वहां पे भी इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला, तो काम आएगा भैया, पढ़ लेना यार। देखो सीधी सी बात है। खैर अल्टीमेटली मैं यहां बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है। कौन कौन से मैं यहां लिख दे रहा हूं, अपने पेन से लिखे दे रहा हूं। एक तो फैक्टराइजेशन करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे आपको तमाम चैप्टर्स में ये काम आने वाला है और हर जगह काम आता भाई। दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन हैं और उनके नाम पे इसको फार्मूले को दिया गया है, तो इसलिए भाई हम लोग इंडियन हैं, उनका थोड़ा सा ज़रूरी है ना। तो श्रीधराचार्य मेथड ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको आप बोलते हैं।
कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं चाहता हूं ये जाने, और मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जाने, जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन करने से पहले हमको किन बातों का ध्यान रखना होता है, बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। सिंपल सी बात है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर है तो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब यह है कि जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम लोग इस पार्ट को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए और उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो इसके बराबर आए। बहुत पहले से करते आए हो यार, बताने की जरूरत है नहीं, सीधे बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो ये समझ में आ गई बात। फैक्टराइजेशन छोटी क्लास से ही शुरू हो जाती है। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, यूज फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दे दी गई है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और कैसा 6x स्क्वायर है ये, पॉजिटिव। अब इसको हम दो ऐसे नंबर में जोड़ें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि उसका रिजल्ट -5x आ जाए और उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो +6 आए। तो दिमाग में दो तीन चीजें चलेंगी, एक चलेगा -6 + 1, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -6, जबकि रिजल्ट लाना है +6, तो ये मेरे काम का नहीं है। ठीक, दूसरा आइए, दूसरा 5 को ब्रेक कर सकते हैं -3 और -2 में, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -2 का तो रिजल्ट आ जाएगा +6। इसका मतलब है ये मेरे काम का है। समझ में आ गई बात। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोग इसको अरेंज कर सकते हैं कि भाई 2 से 2 के साथ में रख दें, 3 को 3 के साथ में रख दें, तो कॉमन लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो भाई, हम भी अरेंज कर देते हैं, वैसे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x एक साथ ले लें और माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू एक साथ ले लें। इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है उसको जरा निपटा दीजिए। 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर आप देखें तो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इन दोनों फैक्टर में x माइनस 1 बाहर ले लेंगे तो जो बचेगा वो बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक फैक्टर 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 एक रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पे दूसरा फैक्टर है मेरे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू निकल के आएगा 1/2, तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया। नाउ दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको चेक करना है कि ये रूट है या नहीं है। तो मैंने अभी आपसे बताई थी ये बात कि आप क्या करिएगा, इसको उठाइए और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की वैल्यू यानी आपके पास क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो अगर जरा आप देखें जहां जहां पे x है वहां पे 1 रख दीजिए और आप देखिएगा ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारा सोल्यूशन है। इसलिए ये क्या है, रूट है। ये 1/2 रख के देख लीजिएगा, ये भी 0 आएगा, इस वजह से ये जीरोस या रूट्स हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग जरा बात कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आप दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहां पे करना है।
दूसरा क्वेश्चन जरा कर लीजिए, फटाफट करते हैं हम लोग, जल्दी से इसको निपटाते हैं, देख लीजिए आप। तो ये वैल्यूज हो गई हमारी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, देखिएगा ध्यान से, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात आई, प्लस 100 आ गया। अब प्लस 100 को ऐसा ब्रेक करें इस 20 को कि उसका कैलकुलेशन तो माइनस 20 आए, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका कैलकुलेशन 100 आए। कितना आए? 100 आए। अब आप लोग बताइएगा, ध्यान से समझिएगा, 20 को अगर हम लोग ब्रेक करें 100 के लिए तो ये -10 और -10 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का कैलकुलेशन -20 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 100 हो जाएगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, यानी हमारा काम बन चुका है, फैक्टर कर सकते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें 10x तो ये हो जाएगा आपके पास 10x माइनस 1। इन दोनों में 1 कॉमन हो रहा है, वो भी माइनस साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बना भाई? दोनों में कॉमन है 10x माइनस 1 और यहां हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को आप 0 के बराबर रखेंगे। चूंकि दोनों फैक्टर सिमिलर हैं इसलिए दो अलग अलग रिजल्ट तो आने से रहे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/10 और दूसरा भी 1/10 हो जाएगा। यानी इसके दोनों रूट्स जो हैं वो 1/10 आने वाले हैं। देख लीजिए भाई, ठीक है। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताएं। नाउ दिस इक्वेशन इज आल्सो कंप्लीटेड। 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए फैक्टराइजेशन से, एक और ये फैक्टर का आ गया है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकता है जब फैक्टर की बात है। ध्यान ये रखना है, सिंपल सी बात है कि इसको लेना है और इसको लेना है तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब हमको ऐसा इसको ब्रेक करना है कि इसका जो कैलकुलेशन है वो 7 आ जाए और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग देखें 7x स्क्वायर को 5x और 2x में अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 7x हो जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। काम खत्म, परेशानी खत्म, टेंशन खत्म कर दो भाई। चलिए जरा ये कर लिया जाए क्वेश्चन, वरना फिर ये कहेंगे लोग कि देखिए सर भाग गए इधर। कर लेते हैं भाई। देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2x √2 इज इक्वल टू 0। सर मैंने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये 10 आया भाई, तो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग थोड़ा 2 वाले टर्म को एक तरफ कर लें और 5 वाले टर्म को एक तरफ जाने दें, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें। तो √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब समझिएगा क्या बताना है मुझे। जब हमारे पास 2 होता है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो सिंपल सी बात है कि अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब अगर आप देखें इन दोनों में कौन से दोनों में भैया, इन दोनों में अंडर रूट 2x कॉमन है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। क्या कहते हैं? सही बोलिए। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ सी, x प्लस √2 कॉमन है तो x प्लस √2 बाहर ले लीजिए और जो बच जाए उसको अंदर भेज दीजिए। अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम लोग
यहां पे सॉल्व करें, एक रिजल्ट बनने वाला है x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। दूसरा हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2। भैया छोटी क्लास में सिखाता है मास्टर, वो कहता है कि रूट के अंदर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, उसको हटाने के लिए रैशनलाइज कर दीजिए। तो भैया मास्टर जी ने कहा है तो रैशनलाइज तो बनता है भाई। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक वैल्यू आई है अंडर रूट -2 और दूसरी वैल्यू आई है -5 अंडर रूट 2 बाई 2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। सो रूट्स हमने निकाल दिए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, समझ रहे होंगे और कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नया पेज सोच रहे हैं ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। एक पेज ऐड करते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आ भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जरा ध्यान देते हैं। 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, अच्छा हमको हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था, हमारे सर जी थे, उन्होंने सिखाया था कि बेटा इसमें क्या करो कि जो 1 अपॉन एक्स है उसको इधर ट्रांसफर कर दो। अब भाई एक ही क्वेश्चन है तो याद तो रख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब उन्होंने कहा कि इसको माइनस करोगे तो ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। ये तो यार हल्का क्वेश्चन तो हर आदमी चाहता है मैथ्स में, तो हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, तो क्यों ना इसको हल्का ही कर दें। हल्का कर दिया मैंने इसको। ठीक, एलसीएम तो लेना आता ही होगा सबको, एलसीएम ले लीजिए भाई। एलसीएम अगर लेते हैं तो a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन ए बी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। और हो कैसे भैया, जब सब पढ़ ही लिया है तो काहे की समस्या? x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक माइनस एक्स एक प्लस एक्स। दोनों को कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या आया है? माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ये ए बी यहां भी है और यहां भी, इसलिए कट गया। -1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ध्यान दे दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस ले लिया जाए तो काम बन जाएगा। चलिए भाई, सॉल्व कर दिया मैंने। अब इसको करना है फैक्टर। इसको फैक्टर करने के लिए आपको कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा ab। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई तो ए बी एक्स बनाया है फैक्टर, कोई टेंशन ही नहीं है। एक्स ले लीजिए कॉमन, एक्स ले लीजिए कॉमन तो ये जाएगा एक्स प्लस ए, बी ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये हो जाएगा, भाई ये एरो बनाते रहिएगा, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस ए, बाहर ले लिया, अंदर बच गया x प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए और x की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस बी। तो ये दो रिजल्ट निकल के आए हैं और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। चलो भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को बता दिया जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, सिंपली आप लोग समझ लीजिएगा। सीधे सीधे बात करते हैं, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि अगर ax स्क्वायर, अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे द कोफिशिएंट ये और ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a और x का कोएफिशिएंट होता है b। ठीक है, ए और बी कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ पे हम लोगों को अल्फा और बीटा कहा जाता है रूट्स के बारे में, कि रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये अंडर रूट की वैल्यू जो भी है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब है कि अल्फा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, यानी कि अल्फा की वैल्यू आप ले सकते हैं 1 प्लस डी बाई 2a और बीटा की वैल्यू आप कह सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। भैया ये अल्फा बीटा कोई फिक्स नहीं होता है, आप अल्फा इसको मान लीजिए, बीटा इसको मान लीजिए, इससे कोई रोकेगा नहीं आपको, आपकी जो मर्जी हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहला काम कंपेयर कर डालो भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसका मतलब है कि अगर हम लोग कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3। ठीक, फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ -7 प्लस -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 अपॉन 4। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? कलर बदल दिया जाए, कलर बदलना जरूरी है। तो भैया अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन 4। बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4 और बीटा हो जाएगा 7 माइनस 5 बाई 4। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 12 बाई 4, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई 4। अल्फा हो जाएंगे 3 और बीटा हो जाएंगे 1/2। ये दोनों रिजल्ट रख लीजिए अपने पास। तो भैया ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अनोखा नहीं है, स्पेशल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पका पकाया रखा है, खाने की ज़रूरत है। इसको कंपेयर करो और उसके बाद रखो पतीले में, खा पी लो, काम ख़त्म करो। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, मैंने ऐसे वैरायटी क्वेश्चन ले लिए हैं समझने के लिए, समझाने के लिए कि आप लोग देखिए क्वेश्चन। जब भाई देखो एनसीईआरटी का सोल्यूशन तो मैं दूंगा, लेकिन मैंने ऐसे 1-2 क्वेश्चन ले लिए कि आप जरा समझिए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जब 2 रूट लगे होते तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझना है। देखिए भाई, अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
तो सॉल्यूशन में जब हम लोग शुरू करेंगे तो अगर आप x अपान 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए आप कुछ ले लीजिए, मान लेते हैं ये आपने ले लिया y, ठीक। तो भैया 1 माइनस एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 अपान वाई में लिख सकता हूं, ठीक। तो अब अपने ही क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे? ये हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस 1 अपान अंडर रूट वाई, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये रिवर्स है, ठीक। इज इक्वल टू 13/6, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसमें आप ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा देखिए, अंडर रूट वाई अपॉन वाई, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा y, या बेहतर ये होगा कि हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो ट्रांसफर कर देते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये थोड़ा इजी मेरे दिमाग में आ गया, बाकी हम तो कुछ अभी कुछ और करने जा रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये इजी है, जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या था मेरे पास, अंडर रूट वाई प्लस 1 अपान अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/6 का होल स्क्वायर। ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 1 अपान वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 169 अपान 36। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं इसको हम लोग सॉल्व करके, देखिए क्या किया मैंने। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास कैलकुलेशन क्लियर हो चुका है कि जो हमारा मेन मुद्दा है वो क्या है, हमारे पास जो मेन रिजल्ट है वो निकल के आ गया है, y प्लस 1 अपान वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 169 अपॉन 36, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे तो 1 है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y अपॉन वाई इज इक्वल टू 169 अपॉन 36, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y अपॉन वाई इज इक्वल टू 169/36। इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 36y स्क्वायर 36 72y इज इक्वल टू 169y, ठीक है। 36y स्क्वायर 72y माइनस 169y प्लस 36, ये भैया अपने आप जादू हो रहा है, देखो इसमें, देखो ये देखो जादू, जादू देखा तुम लोगों ने। चलो भाई अब क्या ही किया जाए, अब जादू तो देखना ही पड़ेगा। सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये अपने आप गायब हो जा रहा है, देख लीजिए अब आप लोग, ये भी नहीं मान रहा है कि सही चले सब। तो 36y स्क्वायर 169 72 माइनस 169 में से 72 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा भाई, ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे हाँ ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा, अभी मैं जरा बात करना चाह रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, और कितना बचेगा 9, ठीक। -97 y प्लस 36 इज इक्वल टू 0।
36y² माइनस 97y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 36 हो जाएगा आपका 1296, और उसको अगर फैक्टर करेंगे आप तो ये ब्रेक हो जाएगा 36y² माइनस 81y, और ये हो जाएगा आपका माइनस 16y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने का सिंपल तरीका यही है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लीजिए। मेरे ख्याल से 9y कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y माइनस 9, और यहाँ से जो कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है, ये हो जाएगा 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आएगा 9y माइनस 4, और ये हो जाएगा 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9, और एक y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4। यहाँ तक तो काम नहीं बनेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिया था, और लिया था सब्स्टिट्यूशन, क्या लिया था? x/1 माइनस x इज इक्वल टू y। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वापस थोड़ा सा प्लेस ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं, तभी ये काम आएगा, और उसके बाद आपको सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो मैंने जो सोल्यूशन लिया था, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया था, वो लिया था x/1 माइनस x इज इक्वल टू y। तो भैया y की दो वैल्यूज आई हैं, तो एक बार x/1 माइनस x इज इक्वल टू 4/9 रख के सॉल्व कर दीजिएगा, और इसका रिवर्स मैंने माना था कि 9/4 हो जाएगा, तो इसको भी रख करके सॉल्व कर दीजिएगा। x/1 माइनस x इज इक्वल टू 9/4 भी आई हुई वैल्यू। तो इसको सॉल्व करिए। 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/13। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 9x इज इक्वल टू 4x, ये इधर हो जाएगा माइनस 13x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/13। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, और इन दोनों वैल्यूज को रख करके जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, तब आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ भी है, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा वैरायटी क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें देखो सेपरेट कर दीजिए पहले आप 5 की पावर x प्लस 1, इसको आप लोगों को पता है कि हम लिख सकते हैं 5x इंटू 5 की पावर 2 माइनस x को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x। इसको तो हम लोग लिखेंगे 5 की पावर x 5, इसको मैं अलग अलग कह दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 1/5x। तो अगर आप इसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करें कि इस क्वेश्चन को लिख लें 5x इंटू 5 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 126, या 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/5x इज इक्वल टू 126। अब देखो बेटा, यहां पे जो 5 की पावर x है वही प्रॉब्लम कर रहा है, तो लेट कर लें 5 की पावर x जो है वो y है। तो अगर आप इसको लेट कर लेंगे तो आप ही का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चेंज होकर के देखिए क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू y हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 126। और अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 25/y इज इक्वल टू 126। और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। सॉल्व करते चलिएगा, 5y² माइनस 126 y प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, 126 को हम लोग ऐसे ब्रेक करें कि यहां पे जो कैलकुलेशन आए वो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए।
देखिए भाई 126 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 25 इंटू 5 जो है आप जानते हो 125 होता है। इस वजह से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्सों में। और रिजल्ट क्या आने वाला है देख लीजिएगा आप लोग, रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 5y कॉमन ले लीजिए, y माइनस ये हो जाएगा आपके पास 25, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 1 और ये हो जाएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और एक वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू 25। अगर आपने जो सब्स्टिट्यूशन लिया था उस सब्स्टिट्यूशन पे अगर आप जाएंगे तो उस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। आपने लिया था 5 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू आपने y दो वैल्यूज निकाली हैं, एक वैल्यू निकाली है 25, तो 25 को आप लिख दीजिएगा 5 की पावर 2। यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द पावर, अगर आप पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। एक तो x की वैल्यू 2 आएगी और दूसरा आपने लिया था 5 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दूसरा रिजल्ट जो है वो आया हुआ 1/5 और 1/5 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। सेम लाइन यहाँ पे हो जाएगी ऑन द कंपेयरिंग पावर, x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी -1। तो x की वैल्यू आप -1 भी रखेंगे और इसको रिजल्ट को अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जब आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर नेचर ऑफ द रूट। रूट का नेचर कैसा होगा, बात समझिएगा। मैंने आपको पहले बताया है कि जो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते हैं उस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो आप कैलकुलेट करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो आप कैलकुलेशन करते हैं यहां पे ये जो वैल्यू होती है दिस वैल्यू कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। बात समझिएगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। जरा हम लोग बात कर लें, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब अगर आप -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये सिंपली आप समझ लीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि b² यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो आपने पढ़ा कि अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भैया नेचर कैसा है ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा d पे। और d क्या है, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। d को क्या बोलते हैं, d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका नेचर आपका भी नेचर होगा। देखो भैया d जो है चूंकि रूट के अंदर नंबर है तो रूट के अंदर भाई नंबर सिस्टम कितने टाइप के हैं, या तो नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली 0 होती है या नंबर की वैल्यू 0 से छोटी होती है रियल नंबर की, या रियल नंबर कोई 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब है ये जो कैलकुलेशन है b² माइनस 4ac ये 3 कैटेगरी में नंबर में आ सकता है। कौन से 3 कैटेगरी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपने d निकाला, अब d जब आपने निकाला तो d की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 या d की वैल्यू आएगी इक्वल टू 0 या d की वैल्यू आएगी लेस देन 0। ठीक है भाई, अगर ये वैल्यूज हैं, d की वैल्यूज अगर ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा यहां पे आएगा -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a और बीटा की वैल्यू आएगी -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। इसका मतलब ये हुआ अल्फा और बीटा अलग अलग हैं।
कैसे हैं, रियल हैं और अलग अलग हैं। तो इसलिए जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो रियल आता है एंड डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिस्टिंक्ट यानी जो डिफरेंट के लिए आप यूज करते हैं वही वर्ड डिस्टिंक्ट के लिए यूज होता है। तो जब d की वैल्यू, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट जो है वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई ग्राफ बनाएं तो इसका मतलब ये दो जगह पे कट करेगा। अगर कोई भी पैराबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो दो रूट आएंगे और दोनों रूट की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं d इज इक्वल टू 0 पे। d इज इक्वल टू 0 पे आ जाइए। d की वैल्यू अगर ये 0 हो गया तो भैया अल्फा बीटा दो अलग अलग नहीं मिलेंगे। समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर d की वैल्यू 0 हो गई है तो अल्फा बीटा दो अलग अलग नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू -b/2a होगा क्योंकि d की वैल्यू 0 हो चुकी है, और बीटा की वैल्यू भी -b/2a होगा। इसका मतलब है अल्फा एंड बीटा जो हैं तो, लेकिन दोनों रियल हैं बट दोनों के दोनों सेम आ चुके हैं, सेम सेम सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग यहां पे d की वैल्यू की बात करें, d की वैल्यू अगर कैसी हो, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो यहां पे जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। क्यों भैया, समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। ठीक, तो पहला केस ये बताया जा चुका है, दूसरा केस ये भी बताया जा चुका है। अब तीसरे केस पे, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, रूट के अंदर 0 से छोटी वैल्यू आ गई, रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया, रूट के अंदर निगेटिव आ गया, बात खत्म। 10th क्लास यहां पे वाइंड अप कर दिया गया। क्या कहा गया? कहा गया कि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आएगा तो वो नंबर रियल है ही नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, रियल नंबर है। अब d इज लेस देन अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, रियल नंबर नहीं आएगा। तो हम लोग यहां पे सीधे सीधे लिख देंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बिल्कुल क्लियर हो गया। तीसरे में अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लें, जब 0 से छोटा हो गया तो नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स बन गए, नो रियल रूट्स। अब आप यहां पे समझ लीजिए d की वैल्यू जो है वो तीन कैटेगरी में हो सकती है। d या तो ग्रेटर देन 0 होगा, d या इक्वल टू 0 होगा, d या लेस देन 0 होगा, और इसके अलावा नंबर सिस्टम किसी और कैटेगरी में नहीं जाता है अगर वो नंबर रियल है। तो बिल्कुल क्लियर कट आप इस पे समझ लीजिए, और 100% इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो कि हम ट्राई करने जा रहे हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पे भाई मैं डेफिनेशन बता देता हूं यहां पे कि जो एक्सप्रेशन होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहां पे भी बता दिया गया कि अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, d इज लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स, d इज इक्वल टू 0 पे टू इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक भाई, अगर हम लोग वहां पे बात कर लें आगे, अगर हम बढ़े तो यहां पे मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया है और इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। इसका मतलब ये क्लियरली हो गया है कि यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है -4। अगर आपको d निकालना है तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू माइनस 4। समझ में आ गई बात? बोलिए भाई। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो रिजल्ट निकल के आएगा इसका स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 और -4 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, और ये भी हो गया आपका 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 96। अब अगर हम लोग बात करें कि d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू क्या आई है, तो d की वैल्यू जो आई है वो सिंपल सी बात है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है, और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो अभी अभी मैंने बताया है इसका नेचर जो है वो रूट का क्या होगा, इसका नेचर जो है वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ रही बात? रूट जो नेचर है इसका वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी। आप किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करके यू कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यही बात यहां पे बताई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज द इक्वल रूट्स। सॉल्यूशन क्या है भाई? हैज इक्वल रूट, अगर इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अब हम लोग d निकालें तो पहले इसको हम लोग कंपेयर कर लें। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से कंपेयर करने पता ये चला a की वैल्यू तो हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -2 ऑफ k प्लस 1 और c की वैल्यू हो गई है k प्लस 4। ये वैल्यूज उठाइए और यहां पे उठा करके रख दीजिए। यहां पे मैं आपसे बता ही रहा हूं कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स हैं इसके, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होगा। आइए, बी स्क्वायर -2 ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। यहां स्क्वायर कर दीजिए, 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -16 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा करके इधर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप देखिएगा, समझिएगा कि इसको अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ जाए, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, यहां पे इसको जरा स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये हो जाएगा -16k और ये हो जाएगा -16 इंटू 4 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है, इंटू 4 कर दिया, सॉल्व कर दिया, -16 इंटू के प्लस 4 कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पे दोनों रिजल्ट माइनस हो गए। ये हो जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k और -16k और -64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जरा टर्म को स्टैंडर्ड बना दीजिए, 4k स्क्वायर 8k -16k, ये हो जाएगा -8k, इन दोनों में सॉल्व करिए, हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 0। और अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ये इक्वेशन 4 से डिविजिबल है। थोड़ा सा इसको हम लोग शॉर्ट कर लें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -2k और ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 1 और ये हो जाएगा 5।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 15 को अगर हमें ब्रेक करना पड़े कि -2 आ जाए और साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशन 15 आ जाए, तो -2 को ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा -5k और प्लस -5k प्लस 3k और -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लें। k की वैल्यू जरा सॉल्व करिए, k की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 5 और ये हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 5 और ये हो जाएगा 0। और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पता चलेगा कि यहां पे जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है k प्लस 3 और इंटू ये हो जाएगा k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हो जाएगा k इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो फाइनली बेटा ये आंसर आ गया है। आप देख लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी गई है, उसका कहा गया है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। तो d की वैल्यू 0 के बराबर हमने रख दी। यहां पे मैंने a b c की वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व किया है और ये क्वाड्रेटिक बन गया है। इस वजह से हमारे पास k की दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है -3 और दूसरी वैल्यू आई है 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 2px प्लस mn इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, शो दैट द रूट्स ऑफ द। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझ ले कि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करना है। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास x² प्लस 2px प्लस mn इज इक्वल टू 0 और ये कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट्स रख रहा है। तो ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा आपके पास इसके लिए। इसका मतलब है ये हो जाएगा 4p² माइनस 4mn इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 4p² इज इक्वल टू 4mn और अगर p² की वैल्यू करें तो ये हो जाएगा mn। नाउ दिस इज द रिजल्ट। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। दूसरे पार्ट में आपको शो करना है, गिवन नहीं है भैया, गिवन नहीं है, शो करना है। अब आ जाओ इस पे हम लोग जरा वही कर लें। तो इसका b² हो जाएगा -2 ऑफ m प्लस n होल स्क्वायर b² माइनस 4ac, a हो गया 1 और c हो जाएगा m² प्लस n² प्लस 2p²। अब जरा सॉल्व कर लो। b² हो जाएगा आपके पास 4m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा m² प्लस n² प्लस 2p²। इसका मतलब है कि अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या दिखा दें, 0 दिखा दें, तो ये भी हो जाएगा कि ये इक्वल रूट्स रखता है। यहां पे इक्वल रूट गिवन था, यहां पे आपको शो करना है। बात समझ में आ गई? चलिए भाई जल्दी से चलिए। 4 ये हो जाएगा एक्सपेंशन फॉर a प्लस बी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2mn, ठीक है, माइनस 4 ऑफ m² प्लस n² प्लस 2p²। इसको जरा एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा 4m², ये हो जाएगा 4n², ये हो जाएगा 8mn माइनस 4m² माइनस 4n² और माइनस 8p²। यहां पे देखें, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फाइनल जो आंसर आ गया है वो आ गया है 8mn माइनस 8p² और 8mn और यहाँ पे p² की वैल्यू आप रख सकते हैं। यहाँ पे p² की वैल्यू मैंने निकाला था mn, ठीक है भैया। तो 8mn माइनस 8mn क्या हो जाएगा, 0। और ये क्या था, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर भैया d की वैल्यू 0 हो गई है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन आल्सो हैज इक्वल रूट्स। दिस इक्वेशन हैज आल्सो इक्वल रूट्स। उम्मीद करते हैं कि यहां पे हम लोग क्वेश्चन जो है वो थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन और मजे करिए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियोस का इंतजार करिए और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी नया वीडियो लाएंगे।